हम रेसिड्यू इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन समझो ध्यान से। ए इज द लैंडलॉर्ड हु फाइल्स ए सूट अगेंस्ट बी। ठीक है। द टेनेंट मतलब बी को वो टेनेंट बना रहा है। एंड ही मेक्स सी एंड डी बोथ पार्टीज टू द सूट। और उसने क्या किया, सी और डी को पार्टीज बना लिया सूट का एज सब टेनेंट। मतलब बी को उसने टेनेंट बना लिया और सी और डी को सब टेनेंट बना लिया इसने। द सूट वाज फॉर अविक्शन एंड एरियर्स ऑफ रेंट। तो जो सूट है ना, ये दो चीज़ों के लिए है। एक तो एविक्शन के लिए और एक है एरियर्स ऑफ रेंट के लिए सूट उसने डाला है। द ट्रायल कोर्ट पास द डिक्री ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट ओनली अगेंस्ट बी। ठीक है, जो ट्रायल कोर्ट थे उसने क्या किया है, उसने सूट जो है अगेंस्ट सिर्फ बी के अगेंस्ट पास किया है कि एरियर्स ऑफ रेंट है। ठीक है। एंड रिगार्डिंग सी एंड डी इट हेल्ड दैट दे वर नॉट सब टेनेंट्स। और सी और डी के लिए कहा कि ये सब टेनेंट्स नहीं है। ए डज नॉट अपील। ठीक है, आगे उसके पास राइट था अपील डालने का, तो ए ने अपील नहीं की। बी मेक्स एन अपील अगेंस्ट द डिक्री। पर बी ने क्या कर दिया, अपील कर दी डिक्री के लिए। एंड डज नॉट मेक सी एंड डी पार्टी। ठीक है, सी और डी को पार्टी नहीं बनाया और उसने केस कर दिया। सिर्फ अपील जो की वो सिर्फ ए के अगेंस्ट की है और सी और डी को पार्टी नहीं बनाया। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन द अपील दैट सी एंड डी आर इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सी और डी है ना, वो एक्चुअल में पोजेशन में प्रॉपर्टी की अंडर लाइसेंस ग्रांटेड बाय बी। ठीक है, कि जो लाइसेंस जो ग्रांट किया है, मतलब बी ने ग्रांट किया है, उस लाइसेंस में है। देयर आफ्टर ए फाइल्ड अनदर सिविल सूट इन विच ही क्लेम्ड अगेंस्ट सी एंड डी। उसके बाद क्या कि यहाँ पे तो ये एपिसोड खत्म हो गया। उसके बाद ए ने एक और सूट फाइल कर दिया है इन विच ही क्लेम्ड अगेंस्ट सी एंड डी। अब वो सी और डी के अगेंस्ट क्लेम कर रहा है द एरियर्स ऑफ रेंट एंड आल्सो अविक्शन ऑन द ग्राउंड दैट सी एंड डी वर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि पिछले कोर्ट ने क्या क्या डिसाइड किया है कि जो सी और डी है ना, वो क्या है, एक्चुअल में पोजेशन में है। ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व इन द अपील दैट सी एंड डी आर इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जो यहाँ पे उन्होंने कहा था ना कि सी एंड डी है, सी एंड डी आर इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसने इस पॉइंट को ले लिया है कि वो पोजेशन में है, तो इसको बाहर निकाला जाए। उसने एक और सूट किया है। ठीक है, देयर आफ्टर ये फाइल्ड अनदर सूट इन विच ही क्लेम्ड अगेंस्ट सी एंड डी। सी एंड डी के अगेंस्ट किया है द एरियर्स ऑफ रेंट एंड आल्सो eviction ऑन द ग्राउंड दैट सी एंड डी वर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कि सी और डी वो पोजेशन में प्रॉपर्टी में एज लाइसेंसी ऑफ बी, कि बी ने लाइसेंस दिया इसलिए वो वहाँ पे है। ऑन दिस पॉइंट ही आल्सो प्लीडेड द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। और उसने एक और एप्लीकेशन बीच में कर दी है रेस जुडिकाटा की। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसीजन ऑफ द एपिलेंट कोर्ट सी एंड डी ऑब्जेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा डिसाइड द ऑब्जेक्शन। और उसने ये भी कह दिया कि सी ए डी पे रेस जुडिकाटा है, और वो इस पॉइंट पे दोबारा कंटेंट नहीं कर सकते कि जो उनको डिसाइड कर दिया उनके अगेंस्ट कि ये लाइसेंसी है और एक्चुअल में पोजेशन में है। ठीक है, जो दूसरी जो अपील थी उसमें दो चीज़ें डिसाइड कर दी ना कोर्ट ने। एक तो कि ये जो सी एंड डी है ये एक्चुअल इन पोजेशन है, ठीक है, अंडर लाइसेंस ग्रांटेड बाय बी। लाइसेंस ग्रांटेड बाय बी मतलब उसके एज ए लाइसेंसी बी है। ठीक है, ये दो चीज़ें कोर्ट ने ऑब्जर्व की हैं। तो अब जनरली क्या है कि अगर हमने करना हो रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन देखनी हो, सेक्शन 11 लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो हम कुछ चीज़ें एग्जामिन करते हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जामिन करते हैं हम, देखो। पहले तो देखेंगे पार्टीज, दूसरा सूट, मैटर इन इशू, ठीक है, डायरेक्टली और सब्सटेंशली इन इशू है या नहीं है, टाइटल सेम है या नहीं, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट कोर्ट है या नहीं है, थर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड
है या नहीं, ये चीज़ें एग्जामिन करेंगे ना, हम कुछ चीज़ें एग्जामिन करेंगे। तो अब क्वेश्चन में समझो कि क्वेश्चन समझो पहले इसको, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ए ने बी, सी और डी तीनों के खिलाफ सूट की है, ठीक है, और सूट में दो चीज़ें मांग रहा है, एक तो अविक्शन मांग रहा है, रिलीफ क्या एविक्शन है, एंड एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है, एरियर्स ऑफ रेंट भी मांग रहा है। और ट्रायल कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया है, एरियर्स ऑफ रेंट ओनली अगेंस्ट बी, सिर्फ बी जो है ना, बी ही सिर्फ एरियर्स ऑफ रेंट देगा, ठीक है। एंड रिगार्डिंग सी एंड डी इट हेल्ड दैट दे वर नॉट सब टेनेंट्स, अब उन्होंने कहा है कि बी और सी जो सी और डी है ना, ये सब टेनेंट्स नहीं है। ए डज नॉट अपील, बी मेक्स एन अपील अगेंस्ट द डिक्री। सबसे पहले तो ये देखो कि जो अपील है वो अलग सूट है या सेम सूट है, ठीक है, सेम सूट है। जो जो एरियर्स ऑफ रेंट है, इस पर मैं थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन आपको अभी साथ में करा दूंगा थोड़ी देर बाद, कि जो अपील है ना वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है, मतलब वो सूट वन ही माना जाएगा। जो अपील है ना वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है, सूट टू नहीं है, वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है, वो सेम सूट है, ठीक है। मतलब वो सूट जो पहले बंद हो गया था एक बार, अब वो दोबारा शुरू हो चुका है, वही सूट वही है, सूट वन ही है, तो ये तो सूट वन तो माना ही जाएगा। Only against B, and regarding C and D, it held that they were not subtended. A does not appeal, B makes an appeal against the decree and does not make C and D a party to the appeal, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि C और D जो है वो पार्टीज हैं सेकंड सूट में। पहली बात तो ये देखो पार्टीज हैं वो उसमें जो अपील में डिसाइड किया, वहां पे तो C और D पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो एक तो चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में वो तो पार्टीज है ही नहीं, सूट तो है, अपील है, सूट तो है, पर पार्टीज नहीं रही, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है ना, ए डज नॉट अपील, बी मेक्स एन अपील अगेंस्ट द डिक्री एंड डज नॉट मेक सी एंड डी पार्टी टू द अपील, पार्टी नहीं बनाया, मतलब वो जो सूट वन है उसमें पार्टी नहीं हुई। द कोर्ट ऑब्जर्व इन द अपील दैट सी एंड डी आर इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया कि सी डी जो है वो पोजेशन में है और लाइसेंस है ग्रांटेड बाय बी और एज ए लाइसेंसी है। अब क्या कर रहा है, ए फाइल्ड अनदर सूट, अब ये सूट टू डाल दिया उसने, उसमें क्या क्लेम कर रहा है, सूट टू में क्या क्लेम कर रहा है, ए ने सूट डाला है अनदर सूट इन विच ही क्लेम्ड सी एंड डी द एरियर्स ऑफ रेंट। अब वो सी और डी से एरियर्स ऑफ रेंट मांग रहा है, ठीक है, रेंट एंड आल्सो ऑन द अविक्शन, और क्या मांग रहा है, अविक्शन भी मांग रहा है। ये सूट टू है, ये सूट वन है। अब एक तो एरियर्स ऑफ रेंट मांग रहा है और अविक्शन भी मांग रहा है, ठीक है। देयर आफ्टर he filed another suit in which he claimed against C and D the areas of rent and also eviction on the ground that C and D were in possession of the property as the licensee of B. On this point, he also pleaded the application of res judicata on the ground of decision of the application. Court C and D object the application of res judicata, decide the objection. अब यहाँ पे उन्होंने जो पिछले सूट था जो डिसाइड कर दिया था, इसने क्या मांगा था, सूट वन की बात करते हैं हम, सूट वन में उसने क्या मांगा था, अविक्शन ऑफ बी, सी से डी और एरियर्स ऑफ रेंट बी और सी और डी से। और कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया था कि सी और डी जो है एक्चुअल पोजेशन में है प्रॉपर्टी में और लाइसेंस ग्रांटेड बाय बी, जो बी ने लाइसेंस ग्रांट की है, ठीक है, एज ए लाइसेंसी है। अब यहाँ पे उसने, यहाँ पे मैटर ने इशू था कि वेदर सी एंड डी आर लाइसेंसी, जो डिसाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड क्या कर दिया कोर्ट ने कि सी एंड डी आर लाइसेंसी ऑफ बी, एक चीज ये एक्स्ट्रा डिसाइड कर दी और दूसरी क्या डिसाइड कर दी है, सी एंड डी आर इन पोजेशन, ये दो चीजें डिसाइड कर दी हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या है, पर उसमें सी और डी पार्टी नहीं थी उस पॉइंट पे अपील में, ये चीज अपील में डिसाइड की है ना, ये चीज अपील में डिसाइड की है, उसमें सी और डी पार्टी थी। पहली बात तो ये आ गई ये पार्टीज नहीं थी, पहला पॉइंट तो ये है पार्टीज नहीं थी। सूट था, क्योंकि सूट तो वो कॉन्टिन्यूशन है तो सूट तो होगा, सूट तो है,
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, टाइटल भी है, कॉम्पिटेंसी भी चलो होगी, कोर्ट कॉम्पिटेंट भी है। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था, जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया अपील में कि सी एंड डी आर लाइसेंसी ऑफ बी, ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू था। वो तो बात ही नहीं कर रहे थे इस चीज की। और सी एंड डी आर इन पोजेशन, अब ये भी नहीं था, मेन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू नहीं था। तो एक तो पॉइंट ये भी आ गया कि ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू नहीं था। ठीक है। और जब पार्टी नहीं थे तो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड भी नहीं हुआ। समझ आ रहा है? इसको 2-3 बार और करना मेरे लेक्चर के बाद भी, इसको ना दोबारा फिर इसको वीडियो को रिपीट कर करके देखना, तब तुम्हें समझ आएगा इसको। दोबारा क्वेश्चन को समझो ध्यान से। A is the landlord who files a suit against B, the tenant, and he makes C and D both parties to the suit as subtenants. ठीक है, एज ए सब टेनेंट कहा था, लाइसेंस की तो बात नहीं की थी, एज ए सब टेनेंट कहा था। बोथ पार्टीज टू द सूट एज सब टेनेंट, द सूट वाज फॉर eviction एंड एरियर्स ऑफ रेंट। और उसने क्या कहा था कि eviction करो, उनको निकालो और एरियर्स ऑफ रेंट दो। द ट्रायल कोर्ट पास द डिग्री ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट ओनली अगेंस्ट बी, उन्होंने कहा कि सिर्फ बी एरियर ऑफ रेंट देगा। एंड रिगार्डिंग सी एंड डी इट हेल्ड दैट दे वर नॉट सब टेनेंट्स। ठीक है, कि जड़े हैं ये सब टेनेंट नहीं है। ठीक है, ये जो सी और डी है ये सब टेनेंट्स नहीं है। ए डज नॉट अपील, अब ए ने अपील नहीं की, बी ने अपील कर दी। अब ए भी कर सकता था अपील, वो भी कर सकता था कि सी और डी जो है उसके लिए अपील कर सकता था, नहीं की उसने। ए बी से एरियर ले लिया, बी ने अपील कर दी एरियर्स के लिए, एंड डज नॉट मेक सी एंड डी, सी और डी को पार्टी नहीं बनाया। द कोर्ट ऑब्जर्व इन द अपील दैट सी एंड, अब जो कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है ना, ये जो कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है अपील, अब ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं है कि सी एंड डी पोजेशन में है प्रॉपर्टी में, अंडर लाइसेंस ग्रांटेड बाय बी, बी के लाइसेंस में है। देयर आफ्टर ए फाइल्ड अनदर सिविल सूट इन विच ही क्लेम्ड अगेंस्ट सी एंड डी द एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, अब ए को जो पता लगा कि ये तो मेरे फेवर में कुछ चीज़ें अपील में आ चुकी हैं, अब उस ग्राउंड पे उसने अपील डाल, एक और केस डाल दिया, सूट 1 डाल दिया, सूट 2 डाल दिया। और वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सी ए डी है वो भी मेरे को रेंट दें, क्योंकि और एज ए उसके लाइसेंसी हैं सी ए डी। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम ये जो इसके पॉइंट इंग्रेडिएंट को अगर हम करें, तो वहाँ पे जो पार्टीज है, पार्टीज भी सेम नहीं है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली भी इशू नहीं था, और हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड भी नहीं हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी। इस पे आंसर लिख लो तुम, एक रेडीमेड आंसर लिख लो, ताकि आपको पता लग जाए आपने आंसर कैसे करना है। ठीक है, लिख लो, आंसर लिखो। अब आप इतना श्योर हो, यहाँ पे इतना श्योर हो चुके हो इस पॉइंट पे कि ये इतने पॉइंट अलग अलग है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी, 100% श्योर हो तो पहले ही जाते ना आंसर उसके मत्थे पे मरो। ठीक है, द कंटेंशन इज नॉट सस्टेनेबल एज रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई। ठीक है, इसको मतलब और थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लेना। द कंटेंशन ऑफ ए इन सेकंड सूट इज नॉट सस्टेनेबल एज रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई। आउट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, out of the various elements essentially required to prove, out of the various elements essentially required to prove res judicata in the present case, the main elements to be examined are, ठीक है, फर्स्ट लिख लो whether the issue of the defendants, पॉइंट 1 लिख लो, whether the issue of defendants being licensee of B, whether the issue of the defendants being licensee of B is a matter directly and substantially in issue, is a matter directly and substantially in issue, and also second point लिख लो, whether the defendants to the present suit, whether the defendants to the present suit
can be can be said to be parties to the appeal. फिर पहले चेंज करके लिखो, इन द प्रेजेंट केस, थर्ड पॉइंट ने पहले चेंज करके लिखो, पॉइंट दो ही थे, दो ही हमने एग्जामिन करने थे, वो हमने लिख लिया पॉइंट। इन द प्रेजेंट केस द अपील बीइंग ए continuation, in the present case the appeal being a continuation of the suit can be said to be a former suit, can be said to be a former suit for the purposes of section 11. Full stop, the appeal was made by B against the decree of arrears of rent and C and D were not made parties to the appeal either by the appellant or by the respondent. Moreover, the issue as to whether C and D were licensees of B was not essential to be determined in order to determine the main issue in the appeal, that is whether arrears of rent were due to the respondent any matter which is not essential to determine the cause of action cannot be said directly and substantially in issue in the present suit. To stop in the present suit, the issue whether C and D were licensees is a matter directly and substantially in issue, but in the former suit
but in the former suit, that is in the appeal, it was merely collaterally it was merely collaterally and incidentally in issue. Collaterally and incidentally in issue. ठीक है, फिर पहले चेंज करके लिख लो. In respect to second issue, raised above, it can be briefly observed that in the appeal only A and B were the parties and C and D were neither made parties initially nor subsequently be impleaded तो पहले चीज कर लो. Hence res judicata will not be applicable as all the elements of section 11 are not fulfilled. अब एक क्वेश्चन करो. A filed a suit against B for possession of a house on the ground that the house belongs to C, who had before his death made a will of the house in favor of A. The suit is dismissed. He again filed a suit on the ground that he succeeded to the property of C as class 1 here. ठीक है, बताओ whether res judicata applicable or not. ठीक है, डिसाइड. बताओ. ए ने सूट किया बी पे फॉर पोजेशन ऑफ हाउस कि मुझे हाउस चाहिए. ठीक है, ए ने बी पे केस कर दिया कि मुझे इस हाउस का पोजेशन चाहिए. ऑन द ग्राउंड द हाउस बिलोंग्स टू सी, कि जो हाउस था ये सी का था. हु हैड बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले उसने क्या किया कि विल बनाई और विल में उसने ए का नाम लिख दिया. द सूट इज डिसमिस. अब सूट वो हार गया. सूट जो है वो ए के फेवर में नहीं हुआ. He again filed a suit on the ground that he succeeded to the property of C as a class 1 heir. अब वो दोबारा सूट कह रहा है कि वो क्लास 1 हेयर है. दोबारा एक सूट 1 में तो ये हो गया ना. सूट 1 में उसने क्या कहा था? सूट 1 में उसने कहा था कि जो है सी ने विल बनाई है, ये जो बी के पास जो मकान है ये मकान मुझे इसका पोजेशन मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि सी ने जो है वो एक विल बनाई है और विल बना के उसने मेरे नाम पे मकान कर दिए, इसलिए मुझे चाहिए. अब वो डिसमिस हो गया. वो दोबारा एक और सूट कर रहा है. अगेन फाइल्ड सूट ऑन द ग्राउंड दैट ही सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी सी एज क्लास 1 हेयर, कि मैं क्लास 1 हेयर हूँ इसलिए मुझे वो मकान जो है मुझे मिल गया, इसलिए मुझे वो चाहिए. मैं प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए क्योंकि मैं उसका क्लास 1 हेयर हूँ. तो अब क्या रेस जुडिकाटा लगेगी? नहीं लगेगी. क्यों नहीं लगेगी? सेम है. क्या सेम है? हम्म
तो पोजेशन को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए जितने भी एसेंशियल फैक्ट होंगे, जितने भी, हमने यही पढ़ा ना कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू क्या होंगे, वो सारे चीज़ें जो उसको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे पोजेशन जो था इसका मैटर इशू था, इसको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए जितने भी फैक्ट होंगे, प्रूव या डिस्प्रूव करने के जितने फैक्ट होंगे, वो सारे क्या होंगे, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब जो वो कह रहा है कि मैं क्लास 1 हेयर हूँ, ये भी प्रूव डिस्प्रूव करने के लिए जरूरी था पोजेशन को प्रूव करने के लिए, पर इसने रेज नहीं किया। अब रेज नहीं किया तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगी, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैटर इशू क्या है, पोजेशन। पोजेशन को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए जितने भी एसेंशियल फैक्ट हैं वो सारे बताने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जरूरी था, उसको ये भी बताना जरूरी था, वो उस वक्त एक ही सूट में मांग लेता, वहां पे वो ये भी कह देता कि मेरा जो है, मैं मकान का मतलब मैं मेरे विल मेरे नाम पे की है और मैं क्लास 1 हायर भी हूँ, इसलिए मुझे पोजेशन दिया जाए। उस पोजेशन, उसको मैटर इशू को प्रूव करने के लिए जितने भी एसेंशियल फैक्ट हैं वो सारे उसको बताने जरूरी थे। अब वो उसने बताया नहीं। ठीक है, अब बताया नहीं तो फिर क्या होगा? फिर एक्सप्लेनेशन फॉर एनी मैटर which might and ought to have been made ground of defense or attack. ठीक है, prove or disprove in such formal suit shall be deemed to have been a matter directly and substantial issue in such a suit. तो एक्सप्रेशन 4 क्या कह रही है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कह रही है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगनी चाहिए थी। ठीक है, वो उसने नहीं बात की कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की। तो जो उसने सेकंड में पहले में उसको कहना चाहिए था कि मैं क्लास 1 हेयर हूँ, इसलिए भी मुझे मकान चाहिए। एक तो मेरे को विल मेरे नाम पे की है और मैं क्लास 1 हेयर हूँ, ये भी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू था। उसने रेज नहीं किया तो अगली बार नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगली बार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगली बार तो फिर उसका वो मैटर डायरेक्टली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगी। ठीक है, एक केस लॉ कर लो। अब आपका लेवल भी बढ़ गया ना, कितने क्वेश्चन कर लिए। उसमें कई क्वेश्चन कवर हो गया आपका, अगर वो आपको क्लियर हो गया ना, 2-4 बार पढ़ के पेपर में जाओगे ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सब कर लोगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट, आपको कॉलेज में भी कराया होगा, कराते होते एक केस, कॉलेज वाले भी कराते हैं। मैं लिखी दूँ इसका आंसर, फिर आपको आंसर तो नहीं है, मतलब जो उसके फैक्ट हैं। ए फाइल्ड अ रिट बिफोर द हाई कोर्ट claiming reinstatement in the post on the ground that he had been removed by the DIG without giving him a reasonable opportunity of being heard. The writ was dismissed later. He again filed a writ
and this time he claimed that the appointing authority was the IG, hence the removal by a subordinate authority was illegal. State cannot लो, शॉर्ट कर लो, इलीगल हाँ अब इस पे बताओ, इसको क्वेश्चन मान लो इसको, ठीक है, यहाँ तक इसको क्वेश्चन समझ लो। अब बताओ, he filed a suit before the High Court claiming reinstatement in the post on the ground that he had been removed by DIG without giving him a reasonable opportunity of being heard। कि मुझे DIG ने बर्खास्त कर दिया है, मुझे रीइंस्टेट किया है, दोबारा नौकरी में रखा जाए क्योंकि DIG ने मुझे बर्खास्त किया है बिना मुझे सुने। ठीक है, मुझे बर्खास्त कर दिया नौकरी से और बिना मुझे सुने, रिट डिसमिस होगी। ठीक है, फिर उसने दोबारा एक रिट डाल दी, दैट दिस टाइम ही क्लेम दैट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाज द IG, कि मुझे इंस्पेक्टर जनरल ने किया है तो जो उससे सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो मुझे रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब रीइंस्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जितने भी असेंशियल थे यहाँ पे, जब इसने, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैटर डायरेक्टली सारे उसको करने चाहिए थे पहले रिट में। अब इसने यहाँ पे ये तो कह दिया कि मुझे DIG ने किया है और मुझे अपॉर्चुनिटी दी हर्ड की, तो ये IG वाला पॉइंट भी उसको पहले उठाना चाहिए था। ठीक है, तो रूल ऑफ कंस्ट्रक्ट रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई। ठीक है, ये जजमेंट है, इंपॉर्टेंट है जजमेंट भी। क्लियर है आपको यहाँ तक? इस पे और करना है, क्वेश्चन कराऊं अभी? लिख लो, क्वेश्चन एक लिखते हैं। क्वेश्चन, A has filed a suit against B for arrears of rent for 6 months and has stated in the plaint that the area of place rented is 850 square feet. Full stop. The defendant contends that the area of rent were already paid. Full stop. The court sends commission to examine the suit property. The court decided the suit in favor of plaintiff and also observed that the area is 950 square feet
in a subsequent suit between A and B, the area of suit properties directly in issue, will res judicata apply on the suit? Question mark. क्वेश्चन पढ़ो, उसको बताओ आंसर क्या होगा। Against B, A has filed a suit against B for arrears, यहाँ एरिया नहीं है, एरियर्स होगा, of rent for 6 months and has stated in the plaint that the area of place rented is 850. ठीक है, 8 square feet, 850 square feet. The defendant contends that the areas of rent was already paid. The court sends commission to examine the suit property. The court decided the suit in favor of plaintiff and also observed that the area is 950 square feet. In a subsequent suit between A the area of suit property is directly in issue will res judicata ठीक है, ये क्वेश्चन है। A has filed a suit against B for areas of rent for 6 months and has stated in the plaint that the area of place rented is 850 square feet. The defendant contends that the areas of rent was already paid. The court sends commission to examine the suit property. The court decided the suit in favor of plaintiff and also observed that the area is 950 square feet. In a subsequent suit between A and B, the area of suit property is directly in issue. Will res judicata apply on the suit? अब यहाँ बताओ res judicata अप्लाई होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, क्यों होगी, कैसे? किसको? अच्छा, नहीं उसने कहा था, उसने क्या मांगा, क्या था, सूट किस लिए फाइल किया था उसने? एरियर्स ऑफ रेंट के लिए 6 महीने का था, उसके लिए प्लेस जो है 850 स्क्वायर फीट होना, 950 स्क्वायर फीट होना जरूरी है, मैटर प्रूव करने के लिए जरूरी है। 850 950
बताने के लिए ज़रूरी है। उसने तो एरिया ऑफ रेंट मांगा है और उसने प्लेन में लिख दिया कि एरिया 850 स्क्वायर फीट है, लिख दिया, फैक्ट लिखते बीच में, इतना एरिया हमारा, ये एरिया हमारा एरिया जनरल में सिचुएटेड है, फिर दिल्ली में सिचुएटेड है, बॉम्बे में है, ठीक है, वो बता दिया उन्होंने। वो चीज़ें उसको प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए असेंशियल है, मैटर सब्सटेंशियल इशू है नहीं। 850 द डिफेंडेंट कंटेंट्स दैट द एरिया ऑफ रेंट वाज ऑलरेडी पेड, डिफेंडेंट कह रहा है वो ऑलरेडी पेड है, और कोर्ट ने क्या किया, कमीशन भेज दी चेक करने के लिए प्रॉपर्टी, और वहां पे कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में कर दिया कि रेंट जो ड्यू है, और ये भी एंड आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट, अब यहीं से आप समझ लो, एंड आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट, ऑब्जर्व किया कि एरिया 950 स्क्वायर फीट है, ऑब्जर्व किया है, यहीं पर हमें लैंग्वेज यहीं से पता लग रही है, ऑब्जर्व कर रही है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं था, कोर्ट डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, ऑब्जर्व किया कोर्ट ने। जब कमीशन ने जाके नापा होगा वहां पे, वो कह रहे कि नहीं 850 950 था, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द एरिया इज 950 स्क्वायर फीट। इन a subsequent suit between A and B, the area of suit property is directly in issue. Will res judicata apply on the suit? अप्लाई होगी नहीं होगी? एरिया एक तो पहला तो मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली नहीं था उसको प्रूव करने के लिए, एरिया के लिए एरिया है ना, और कोर्ट ने ऑब्जर्व कर दिया कि 950 है, ऑब्जर्व कर रही कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, उस पर res judicata थोड़ा लग जाएगी, वो मैटर को डायरेक्टली थोड़ा था, उस पर इशू में थोड़ा था, मेन एरिया ऑफ रेंट था, वो डिसाइड हो चुका है। अब जो दूसरा सूट है उसमें ये है कि एरिया जो है वो डायरेक्टली इन इशू है, दूसरे सूट में वहां पे एरिया ही मेन इशू है। अब वो मेन इशू तो पहले डिसाइड ही नहीं हुआ, वो तो कोर्ट ने वैसे डिसाइड कर दिया, मैटर इंसिडेंटली एंड कोलेटरली इशू था, वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया, कोर्ट ने ऑब्जर्व कर दिया, डिसाइड कर दिया, कुछ भी कर दिया, उस पर रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगी, ठीक है, ये नहीं कि हर जगह रेस जुडिकाटा लगा के आनी है, ठीक है, रेस जुडिकाटा will not apply as area is incidentally and collaterally in issue। ऐसे रेज हो गया, ऐसे डिसाइड कर दिया, क्योंकि उसने उसमें लिख दिया, उसने प्लेट में क्या कर दिया यार, देखो ना यहाँ पे लैंग्वेज ही देख लो, एंड हैज स्टेटेड इन द प्लेट, स्टेटेड इन द प्लेट, प्लेट में स्टेट किया उसने कि एरिया जो है 850 स्क्वायर फीट है, ये लैंग्वेज में क्लियर हो रहा है, स्टेट कर दिया, प्लेन में तो सही 50 चीजें लिखेंगे प्लेन में तो जब लिखोगे, ठीक है, उसके ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, साउथ में ये है, अब वो चीजें जो कोर्ट डिसाइड कर रही है, कोर्ट कह रही नहीं तुमने साउथ में कहा, सड़क साउथ में नहीं है, सड़क तो वेस्ट में है, अब वो चीज तो कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है, यही लैंग्वेज देखो ना, लैंग्वेज क्या है, एंड स्टेटेड द प्लेट दैट द एरिया ऑफ प्लेस रेंटेड इज 850, स्टेटेड दैट, और डिफेंडेंट कंटेंट दैट द एरिया ऑफ रेंट वाज ऑलरेडी पेड, डिफेंडेंट कह रहा है जी मैं पहले पे कर चुका हूँ। अब कोर्ट ने वहां पे कमीशन की भेजी, कमीशन मतलब कोर्ट खुद गई सूट प्रॉपर्टी पे, और वहां पे डिसाइड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेवर में कर दिया कि तेरा रेंट तो बनता है एरिया ऑफ, एंड आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एरिया इज 950 स्क्वायर फीट, आल्सो ऑब्जर्व कर दिया कि 950, यहाँ पे वर्ड ही देख लो ना, वर्ड क्या दिया, वर्ड से तुम समझ जाओ, यहाँ पे स्टेटेड है वर्ड, ठीक है, यहाँ पे स्टेट कर रहा है और यहाँ पे कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है, अब ये स्टेटेड ऑब्जर्व को डिसाइड तो ना हो गया, स्टेटेड दैट एरिया इज 950। अब किसी और सब्सिक्वेंट सूट में जहाँ पे मेन मुद्दा ही यही है, एरिया को लेके ही मुद्दा है कि एरिया कितना है, 950 850, हो सकता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट देना हो कुछ, अगले सूट में 850 का कम बनेगा, 950 का ज़्यादा बनेगा, कुछ ऐसा इशू आ जाए, पर वो इशू जो है वो पहले डिसाइड थोड़ा ना हो गया, वो तो इंसिडेंटली एंड कोलेटरली था, अब डिसाइड कर दिया तो रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगी, हर जगह नहीं रेस जुडिकाटा लगा के आनी, ठीक है, कहीं नहीं भी लगेगी। क्लियर हो गया कि दोबारा समझाऊं? यहाँ तक क्लियर है आपको?